नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इलेक्शन कमीशन के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए हैं मद्रास हाई कोर्ट में। इस रिस्पेक्ट में रिसेंटली इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। इन न्यूज़ों को मैंने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था, बट कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ये मद्रास हाई कोर्ट ने चार्जेस लगाए कैसे हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से बेसिस पे गया है, इन सब चीज़ों को बहुत छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रीजन बीइंग कि जो क्यूरियस केस है मद्रास हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसको ढंग से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मद्रास हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली में बोला क्या। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी इस बात पर क्लैरिटी नहीं कि एग्जैक्टली मद्रास हाई कोर्ट ने किस प्रकार से चार्जेस लगाए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके ऊपर किस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहा है। तो भाई, मद्रास हाई कोर्ट ने पॉलिटिकल रैलीज कंडक्ट करवाने की जो परमिशन दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसके चलते इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज किया। एक विजिबली अपसेट जो चीफ जस्टिस है संजीव बनर्जी साहब मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या बोला इलेक्शन कमीशन के काउंसिल को, योर इंस्टीट्यूशन इज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। मतलब कि तुम्हारा इंस्टीट्यूशन ही अकेला रिस्पॉन्सिबल है कोविड-19 की सेकेंड वेव के लिए। और ओरली यहां पे चीफ जस्टिस ने यह भी बोला, योर ऑफिसर शुड बी बुक्ड ऑन मर्डर चार्जेस प्रोबेबली। मतलब तुम्हारे जो ऑफिसर्स जो कि इलेक्शन के प्रोसेस को देख रहे थे, उनको मर्डर चार्जेस के लिए बुक करना चाहिए। अभी जब ये इल्जाम लगे हैं, अब मैं आपको एक बात बता दूं, मद्रास हाई कोर्ट ने ये इल्जाम लिखित प्रकार पे नहीं लगाए हैं, ओरली लगाए हैं। मतलब कि हियरिंग के दौरान मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओरली पूछा इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट से कि भाई तुम्हारे ऑफिसर्स को मर्डर चार्जेस के लिए बुक करना चाहिए। अब देखिए, जुडिशरी से अगर कोई चीज निकली है, चाहे वो रिटन फॉर्म में निकली हो, चाहे वो ओरल फॉर्म में निकली हो, उसकी काफी वैल्यू होती है यहाँ पे। जैसे कि हियरिंग के समय पे चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला कि इलेक्शन कमीशन कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करवा पाई, लोग बिना फेस मास्क के नजर आ रहे थे, यूज ऑफ सैनिटाइजर्स नहीं हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई हिसाब ही नहीं था। और फिर देखिए चीफ जस्टिस साहब क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस and it is distressing that constitutional authority have to be reminded in such regard. It is only when a citizen survives that he will be able to enjoy the rights that a democratic republic guarantees. तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे खरी खोटी सुनाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि इस प्रकार की जो पिक्चर्स हैं वो आसाम में, तमिलनाडु में और कहीं ना कहीं आपके बंगाल में बहुत कॉमन देखने को मिली है। और इस प्रकार की रैलीज ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी ने कराई, इस प्रकार की रैलीज तृणमूल कांग्रेस ने भी कराई है, एआईएडीएमके ने भी कराई हैं, डीएमके ने भी कराई हैं, जितने भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी इन इलेक्शंस की, सबने इस प्रकार की रैली कराई हैं। अभी कोविड के समय पे आपको इस भीड़ में एक भी आदमी मास्क पहना नजर नहीं आ रहा है, ना ये लीडर्स मास्क पहने नजर आ रहे हैं। अभी इस भीड़ में कोविड नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा, ये तो बहुत सिंपल है। इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है 324 के अंदर। इलेक्शन कमीशन क्या क्या करता है इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो ये मैं पीपीटी आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। अब बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या पिटीशन फायर की मद्रास हाई कोर्ट में। जब मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया कि तुम सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हारे ऑफिसर्स को मर्डर के लिए बुक करना चाहिए, तो मीडिया में इसकी बहुत रिपोर्टिंग होने लगी। और जब मीडिया में रिपोर्टिंग होने लगी तो पूरे देश को पता चल गया कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या बोला है। फिर भाई कहीं ना कहीं मीडिया पीछे ही पड़ गया इलेक्शन कमीशन के। अब यहां पे इलेक्शन कमीशन की इमेज खराब हो रही थी, इलेक्शन कमीशन के समझ में ना आए कि इस मीडिया को चुप कैसे कराएं। तो इलेक्शन कमीशन पहले तो गया मद्रास हाई कोर्ट के पास और मद्रास हाई कोर्ट से ये परमिशन लेने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन ने कि हमें मीडिया को गैग करने की परमिशन दीजिए। गैग मतलब कि मीडिया का मुंह बंद करने की परमिशन दीजिए, क्योंकि ये मीडिया जजेस द्वारा दिए गए ओरल ऑब्जर्वेशंस को भैया ब्रेकिंग न्यूज की तरह चला रही है अपने चैनलों पे। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी। मतलब हाई कोर्ट ने इनडायरेक्टली मीडिया को रिपोर्टिंग की परमिशन दे दी। मतलब कुल मिला के जो कुछ भी यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के जजेस ने ओरली बोला था, इसको पूरे देश में मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रही थी और उसके चलते इलेक्शन कमीशन की जो इमेज थी वो बिल्कुल ही नीचे जा रही थी। अब इसके चलते इलेक्शन कमीशन शांत नहीं बैठ सकता, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। स्पेशल लीव पिटीशन किसके अंदर दायर की जाती है? आर्टिकल 136 के अंदर। अभी आर्टिकल 136 पे भी आते हैं। और इस इलेक्शन कमीशन के थ्रू मांग क्या करी है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू मांग क्या करी इलेक्शन कमीशन ने? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट पुलिस को ये साफ साफ डायरेक्शंस दे कि भाई ये जो मर्डर के ओरल स्टेटमेंट्स दिए हैं मद्रास हाई कोर्ट के जजेस ने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, उन ओरल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे
पुलिस कहीं अरेस्ट करना ना शुरू कर दे, कहीं एफआईआर फाइल होनी ना शुरू हो जाए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। अब सोचिए जुडिशरी की स्टेटमेंट में कितना ताकत है। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बस ओरली बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगना चाहिए, और उसके बेसिस पे अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने पुलिस के ऑफिशियल्स को बोल सकती हो कि इन इलेक्शन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट केस बुक करो। तो कल की डेट में डीएमके की सरकार या वेस्ट बंगाल की सरकार अपनी अपनी पुलिस को डायरेक्शंस दे सकती है कि तुम एफआईआर रजिस्टर करो इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया। अब इस प्रकार की डायरेक्शंस पॉलिटिकल ही होंगी, बट कहीं ना कहीं वो डायरेक्टेड किसके अगेंस्ट होंगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये भी बोली कि भाई मद्रास हाई कोर्ट के जजेस ने ओरल ऑब्जर्वेशन दे दिया और हमसे हमारी राय तो मांगी नहीं, ना ही हमसे कोई रिटन स्टेटमेंट आया, और इतना बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर लगा लिया। अभी इतने बड़ा इल्जाम लगाने के दो नुकसान है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं। पहला नुकसान तो ये कि ये जो डेरोगेटरी कमेंट्स हैं ये अनफेयर तरीके से इलेक्शन कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया की, उसकी वैल्यू को गिराते हैं, उसकी इमेज को टार्निश करते हैं। एक तो ये नुकसान है। उससे होगा क्या कि भाई देश के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वो कम होगा, और कहीं ना कहीं देश के लोगों का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो लोग इल्जाम लगा रहे थे कि ये बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, उन लोगों को ये जवाब है कि आप देखिए आज ये वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार जीती है, तो मतलब इलेक्शंस फेयर हुए हैं। समझ गए आप बात को? क्योंकि जिसको वोट पड़े वही जीता, चलिए वो तो सही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर अगर आप इल्जाम लगाओगे तो उसकी इमेज गिरेगी लोगों की नजरों में। एक तो इस बेसिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ याचिका दायर कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बोल रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए नहीं कहा गया, कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए नहीं कहा गया, एट द सेम टाइम ओरल रिमार्क दे दिए मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। अभी इन ओरल रिमार्क के दम पे कल की डेट में कोई राज्य की पुलिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में एफआईआर फाइल करना शुरू कर दे तो ये सही नहीं होगा। इसलिए इस स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि पूरे देश की पुलिस को ये ऑर्डर्स दिए जाएं कि इन ओरल रिमार्क्स के बेसिस पे जो कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिए हैं, किसी भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल को अरेस्ट न किया जाए, जो कि दिस विल बी वेरी रॉन्ग फॉर द इमेज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहां पे बात करते हैं, ये पूरा का पूरा मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं एक बार आर्टिकल 136 की। आर्टिकल 136 को बोला जाता है स्पेशल लीव पिटीशन। ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत स्पेशल पावर देती है। कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री जो कि किसी कोर्ट ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है या फिर उसने पास कर दिया है बट उसमें कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है, तो वो डिग्री, ऑर्डर और डिक्री को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकता है और उसके ऊपर फिर से डिसीजन सुना सकता है। तो स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी है कि किसी भी और कोर्ट और ट्राइब्यूनल में कोई मैटर पेंडिंग पड़ा है या ऑर्डर आ गया है बट वो गलत है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास उठा सकती है, बशर्ते उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो या फिर ग्रॉस इनजस्टिस हुआ हो। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट मार्शल से रिलेटेड ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती, बाकी सारे ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर सकती है। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में बाबा साहब ने यह बोला भी था कि सुप्रीम कोर्ट को इस पावर को बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल करना है, हमेशा इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब ये जो स्पेशल लीव पिटीशन की ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत देती है कि कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऑफ कोर्स डिविएट कर रहा हूँ, ऑफ टॉपिक डिविएट कर रहा हूँ। स्पेशल लीव पिटीशन की जो ताकत है सुप्रीम कोर्ट की, वो एक जगह पे इंटरफेयर करती है किसके साथ? पार्लियामेंट की ताकत के साथ। पार्लियामेंट ने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 से क्या बनाया है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना रखे हैं बहुत सारे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को आर्टिकल 262 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ें तो इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट उन अपीलों में इंटरफियर नहीं कर सकती जो डिसीजंस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने दिए हैं। तो अगर कोई डिसीजन किसी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल से आया है रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ वाटर्स बिटवीन 2 और 3 स्टेट्स, तो ऐसे डिसीजंस में इंटरफियर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। ये कहां लिखा हुआ है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956 कपल्ड विद आर्टिकल 262 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन वो यहां पे वायलेट हो गई। लेकिन रुकिए, ये एक ऐसा आप कह सकते हो मुद्दा है जिस मुद्दे को लेके कभी भी आगे आने वाले समय में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक बहस या इनफॉर्मल लड़ाई सी हो सकती है। अगर आप 3 आर्टिकल्स को पकड़ो,
एक आर्टिकल 32, एक 131, एक 136, यानी 32, 131, 136। तो 136 तो स्पेशल लीव पिटीशन है, मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? तो इट इज रेट पिटीशन की ताकत। ओके, हेवियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोविजन सर्टियोरी कोवेरेंटो, ये क्या है आप जाके देखिए, मैंने लक्ष्मीकांत ने पढ़ा रखा है। और आर्टिकल 131 क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आर्टिकल 131, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136 की पावर्स को जोड़ दो तो कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट खड़े होकर बोल सकता है कि तुम्हारा ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 कपल्ड विद आर्टिकल 262 क्लॉज 2 जो ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन नहीं कर सकता इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को, हम कर सकते हैं। अभी तक तो देखिए कि पार्लियामेंट ने ये जो एक्ट बनाया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, इसको मान रहा है सुप्रीम कोर्ट और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कर रहा है। लेकिन कल की डेट में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की बुद्धि घूम गई तो वो आर्टिकल 32, 131 और 136 को कंबाइन करके सरकार को भी बोल सकता है कि तुम्हारा ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 गलत है, हम कहीं भी और कोई भी पिटीशन इंटरटेन कर सकते हैं आर्टिकल 136 के अंदर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 32 के, 131 के, 136 के, अगर कल की डेट में इनके मिक्सचर के दम पे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ये बोल दे कि हमारे पास ताकत है किसी भी केस को एंटरटेन करने की, तो पार्लियामेंट के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि वैसे तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 कपल्ड विद आर्टिकल 262 क्लॉज 2 क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकती पिटीशंस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। लेकिन कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि हम इसको एंटरटेन कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 136, तो सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये है पूरा का पूरा सीन। तो बेसिकली स्पेशल लीव पिटीशन में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाली बात मैंने ज़बरदस्ती जोड़ी है ताकि आपको डिफरेंट फैसेट्स पता चल जाएं इस पर्टिकुलर आर्टिकल 136 के। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पिटीशन दायर किया है। एट द सेम टाइम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी बोला है कि हाई कोर्ट ने एक ओरल स्टेटमेंट दिया, बहुत ज़बरदस्त डिफेमेटरी ओरल स्टेटमेंट था, उससे पहले हमारा रिस्पांस भी नहीं लिया और हमारे रिस्पांस लिए बिना हमें मर्डर बोर्ड देना, दिस इज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऐसा यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं। और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ये बोलने के लिए कि पुलिस को डायरेक्शंस दीजिए कि पुलिस कहीं हाई कोर्ट के इन ओरल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कोई एक्शन ना लेने लगे। तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आई होप आपको यूजफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।